हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस टॉपिक्स लाइक फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द कंपोनेंट्स विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी मेजरमेंट है ना, फिर टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम एंड डिफरेंट फंडामेंटल यूनिट्स सिस्टम लाइक MKS, CGS, FPS। इन सब के डिस्कशन के बाद हम लोग आगे बढ़े हैं और SI यूनिट सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, और हम लोगों ने देखा कि 7 फंडामेंटल और 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज उसमें कंसिडर की गई हैं। तो सातों के बारे में हम लोग को बस इंट्रोडक्शन के तौर पे जानना है। 3-4 के बारे में हम लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट तक। आगे आपके पास 3 यूनिट सिस्टम और बच रहे हैं। पहला तो आपका आई थिंक नहीं, हम 4 तक जान चुके हैं। 3 हमारे पास बच रहे हैं, जिसमें आपका है टेम्परेचर। आई थिंक टेम्परेचर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एंड इलेक्ट्रिक करंट को जानना है, और दूसरा हम लोग को जानना है बेटे इलेक्ट्रिक करंट को, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रिक करंट होता है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किसी कंडक्टर से, अगर वायर में किसी कंडक्टर से या वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो किसी क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड गुजरने वाले चार्जेस के अमाउंट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं ना। आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी, और जब हम लोग 12th में इसे पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अच्छा लगेगा। अभी यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। A cross section of the conductor is called electric current। ठीक है, इसे I is equal to dq/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने q/t से किया था तो q/t से कर देते हैं। अब इसका यूनिट क्या होता है बेटे? इसका यूनिट होता है SI यूनिट एम्पियर। ठीक है, अब 1 एम्पियर थोड़ा डिफिनेशन देना आपको थोड़ा सा। अभी आगे जो आने वाले क्वांटिटीज है, खासकर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और आप तो मूल कॉन्सेप्ट में सब्सटेंस के बारे में जान भी लेंगे, लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी और खासकर इस दोनों में आपको डेफिनेशन बताने में थोड़ा तकलीफ होगी, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। हालांकि ये थोड़ा बहुत तो समझ में समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन अगला कॉन्सेप्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बहुत मुश्किल है। जब आएगा आप उस समय पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि पहले इसका डिटेल स्टडी कराया जाता था फोटोमेट्री के थ्रू, अब निकाल दिया गया है यूनिट से। चलिए अब देखिए 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम 1 मीटर के 2 वायर, ध्यान से 1 मीटर के 2 वायर 1 मीटर की दूरी पर स्पेस में रखते हैं, पैरेलल। ठीक है, 1 मीटर के 2 वायर आपस में 1 मीटर पर रखते हैं पैरेलल स्पेस में, स्ट्रेट वायर। ठीक है, और इस पे करंट फ्लो कराते हैं। तो करंट जब फ्लो कराएंगे तो करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, इसका भी मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, इसका भी मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, जिसकी वजह से एक दूसरे पर ये फोर्स लगाएंगे, कुछ इस तरीके से जैसे 2 मैग्नेट्स आपस में फोर्स लगाते हैं। तो उस फोर्स की वैल्यू अगर बेटे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो जाए, तब कहा जाएगा कि इन दोनों वायर्स में करंट की जो वैल्यू है वो सेम है। यानी 2 वायर्स में सेम, ऐसे लिखेंगे 2 वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड 2 स्ट्रेट वायर, या 2 करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ 1 मीटर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन अ स्पेस, देन इफ द force between them is 2 × 10⁷ Newton, then the value of the current in the wire is 1 ampere। ठीक है,
तो डेफिनेशन लिखते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, इफ 2 वायर्स, समझ में तो नहीं आया होगा, बहुत मुश्किल से आया होगा, लेकिन बेटे आप घबराइए नहीं, 12th में आएगा तो 1 एम्पियर की वहाँ डेफिनेशन आपको बहुत ही डिटेल, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये इंट्रोडक्शन है, बताना जरूरी भी है, और इसका बहुत ज्यादा आपके लिए अभी परेशानी का सबब नहीं है कि आप नहीं समझ पाए, जिससे क्वेश्चन नहीं कर पाए, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इन 2 वायर्स ऑफ 1 मीटर, एक 2 स्ट्रेट ऑफ 1 मीटर आर placed in vacuum at 1 meter apart, at 1 meter distance। ठीक है, parallel to each other, carrying same current। Then if force between them is 2 into 10 to the power minus 7 Newton, if the force between them is 10 to the power minus 7 Newton, then current in the wire थोड़ा इंट्रोडक्शन है। The current in the wire is 1 ampere। ये करंट 1 एम्पियर की क्या है डेफिनेशन है, इसको लिख लीजिए। तो बेटे बाकी 2 डेफिनेशंस मैं स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज वो आपको समझ में आने में मुश्किल है। मैं आपको नोट्स के थ्रू दे दूंगा, सिर्फ आप उसे लिखे रहिए, समय आने पर मैं सब दोनों को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, समझाऊंगा। अभी आप वो डेफिनेशंस के चक्कर में मत पड़िए, बहुत परेशानी हो जाएगी, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी है, एनर्जी एमिशन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को समझने के लिए। इस वजह से मैं उसको नहीं समझा रहा हूँ, आप बस उसके लिए परेशान न रहिए, उससे आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। ओके, हाँ, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, 2 लाइन की डेफिनेशन रहेगी, नोट्स के थ्रू आपको मिल जाएगा, आप उसे लिख के आगे अपना काम चला सकते हैं। आगे चलते हैं, जिसपे हमें फोकस करना है, हमें जानना है कि मेजरमेंट के है ना तरीके क्या होंगे। तो बेटे अब हमें जानना है मेजरमेंट के तरीके। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो बेटे 2 तरीके का मेजरमेंट ऑफ द लेंथ या किसी भी क्वांटिटी का 2 तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेजरमेंट, एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। आप वीडियोस के थ्रू भी नोट्स बना सकते हैं, और 3 से 4 दिन पे हम आपको नोट्स भी देंगे, आप उसके भी थ्रू नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को लिखने में ऑनलाइन समस्या होती है। तो नॉट अ बिग डील, आप किसी भी तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं।
पहले मेथड की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है बेटे, इसमें हम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें इस बोर्ड की लंबाई निकालनी है, देन वी टेक अ स्केल और है ना, हमारे पास आता है एक निकलने वाला बड़ा सा टीका टाइप का, उसको लेके हम इधर से इधर रखेंगे एंड फाइंड कर लेंगे कि कितना लेंथ है। तो ये डायरेक्ट मेथड है, जहां पर आप किसी लेंथ, किसी इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपके पास स्केल है, मीटर स्केल है, उसकी हेल्प से, या लैब में जैसे आपके पास अलग तरीके की इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलती है, वर्नियर स्केल होता है, स्क्रू गेज होता है, इन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं बेटे, कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से लेबोरेटरी में निकाल लेते हैं डिस्टेंस। है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इन द डायरेक्ट मेथड of measurement of length, the direct method of measurement of length in the laboratory, different instruments are used. Different instruments are used for ठीक है, instruments may be वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ये नए नए आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लैब में देखने को मिलता है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, छोटी दूरियां निकालते हैं, स्क्रू गेज एक्सेट्रा। सिंपल स्केल आपका भी क्या है, जैसे आपके पास जो कॉपी में या बैग में आप स्केल रखते हैं, वो सिंपल स्केल भी बोला जा सकता है। तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने जैसा, मतलब इसमें बहुत कुछ नया नहीं है जो उसको आप देखे परेशान रहे भाई। हाँ, इन सब का इस्तेमाल जब आपको लैब खुलेगा तो मैं बताऊंगा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज कैसे किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसे मेजरमेंट को डायरेक्ट करने में कोई समस्या नहीं है, बस आपको स्केल या वो इंस्ट्रूमेंट चलाना आना चाहिए, अदरवाइज आप मतलब परेशान होंगे। लेकिन अगर ये डिवाइस आप चलाना जान लेंगे तो आपको इनका यूज करके लेंथ निकालना बहुत ही आसान है। अब हमें जानना है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो बेटे इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जैसे आप याद करिए, आपने क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था मैथ्स में। तो आपने हाइट एंड डिस्टेंस से बिल्डिंग की हाइट या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की हाइट डिस्टेंस को निकालना। तो क्या आप उसमें लेंथ स्केल का इस्तेमाल किए? दैट मीन्स आपने किसी स्केल का मेजरमेंट लिया, यहाँ भाई वो उतना दूरी नहीं, आप एक सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज किए। उस मैथमेटिक्स के थ्रू बेटे आपने क्या किया, फाइंड कर लिया उस किसी बिल्डिंग की हाइट, किसी पेड़ की हाइट या किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की हाइट, है ना। ऐसा इस तरीके से आपने कई तरीके के क्वेश्चंस किए। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, वेयर यू आर यूजिंग सम अदर टेक्निक्स टू गेट द
वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे मेजरमेंट को बेटे इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड we determine we determine the height of the tower, height of building, tower building, etc. आगे चलते हैं। तो बेटे इसमें भी दो तरीके की बात है, एक है एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जरा उसको समझते हैं। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स देखने वो होता है जिसकी हम ऑब्जर्वेशन लेते वक्त डिस्टेंस आसानी से निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, तो ये अगर डिस्टेंस हमें पता है, इजिली पता है, तो ये एक्सेसिबल डिस्टेंस बोली जाएगी या ये ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल बोला जाएगा। बट देयर आर सम अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर इनएक्सेसिबल। फॉर एग्जाम्पल एक रिवर है, हम रिवर के इस किनारे हैं, पेड़ इस किनारे है, तो ये डिस्टेंस क्या है, इनएक्सेसिबल है एक तरीके से, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये जो ऑब्जेक्ट है इनके बीच की दूरी है उसको भी निकालना पड़ेगा। देन यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस, फाइंड आउट द हाइट। मेरी बात समझ में आ रही? तो एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी आपको क्या करनी होगी, लेंथ निकालनी होगी। तो पहले A1 कर लीजिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, पहले तो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। हाइट ऑफ ठीक है बेटे, इसमें क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट whose distance can be measured, from the point of observation are called accessible object। क्या बोलेंगे, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है तो बेटे इनके डिस्टेंस भी निकाले होंगे। एक्सेसिबल में शायद डबल एस होगा, देखना स्पेलिंग मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है। तो एक्सेसिबल अगर ऑब्जेक्ट है यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस हमें पता हो और हाइट निकालना हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट का हाइट हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बिल्डिंग है, कैपिटल एच या स्मॉल एच हाइट का, ये दूरी एक्स है बेटे, है ना, और ये थीटा है, ए बी सी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी की हाइट कैसे निकालेंगे, यूज कर लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। याद करिए आपने किया है tan थीटा, हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 में निकालना है ना, h/x।
ठीक है। अब आपको थीटा भी पता होगा, एंगल भी पता होगा, 30, 60 जो भी है, और एक्स आपको कह रहे हो कि भाई एक्सेसिबल है, हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या जाएगा एक्स tan थीटा। इस फॉर्मूले से बेटे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हैं। Now the next is inaccessible object. Inaccessible object क्या है my dear students? Those object which is far away या whose distance is cannot be measured from the point of observation. यानी पॉइंट जहां से आप क्या कर रहे हो, उस बिल्डिंग की हाइट निकाल रहे हो या उस पेड़ की हाइट या उस टावर की हाइट निकाल रहे हो, आप उसके डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पा रहे हो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और उस बिल्डिंग के जैसे इस बिल्डिंग का हाइट निकाल रहे हो, और ये डिस्टेंस अगर आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, देन यू विल से दैट फ्रॉम दिस पॉइंट दिस इज इनएक्सेसिबल टू ओके मेजर्ड डिस्टेंस। तो लिखेंगे क्या कि एन ऑब्जेक्ट whose distance cannot be measured from point of observation is called inaccessible object. Inaccessible object. ठीक है। एग्जाम्पल ट्री एट रिवर अदर रिवर बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, अगले साइड ऐसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने का बेटे हमारे पास क्या तरीका है कि हम इसमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 बार ले लेते हैं। कैसे देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि हमने क्या किया, एक इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट ए बी ले लिया, कहां से, पॉइंट सी से। अब इसको हमने जब देखा पॉइंट सी से, तो हमें ये बहुत दूर दिखा, हम इसके इस डिस्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं कितना है। तो हम लोग क्या कर लें, इसकी तरफ, किधर, ऑब्जेक्ट बी की तरफ कुछ डिस्टेंस चल लें, और वो डिस्टेंस हमें नोन होना चाहिए। सपोज कर लीजिए डिस्टेंस ए है, और ये एंगल सपोज कर लीजिए थीटा बना रहा है, और यहां से एंगल ये सपोज कर लीजिए एच दूरी पर है और इसकी एच हाइट है। तब हम क्या करेंगे, इन 2 ऑब्जर्वेशन की हेल्प से, ये एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, ये निकाल लेंगे। सपोज कर लीजिए θ1 या θ2 एंगल। तो चलिए करते हैं। आपने ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस में किया है। तो चलिए ट्राइंगल एबीसी लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी tan θ1 ले लेंगे, तो बेटा ये क्या मिलेगा, हाइट अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h अपॉन a प्लस एक्स, क्योंकि पूरा हमें ये बेस लेना है ना। ट्राइंगल एबीसी ले रहे हैं बेटे, तो ट्राइंगल एबीसी में ये एबी हाइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसे इक्वेशन बंद कर लिया जाए, या इसको और सॉल्व कर लें, क्योंकि आगे हमें सॉल्व फिर से करना पड़ेगा, तो यही कर लेते हैं। a प्लस एक्स इज इक्वल टू h अपॉन tan θ1, और tan थीटा उल्टा होता है cot थीटा। अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लीजिए, ये cot थीटा बन जाएगा। इसे इक्वेशन 1 कर लीजिए। नाउ टेक अनदर ट्राइंगल, जो छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, डी में लीजिए, ABD। इसमें भी यही सेम प्रोसीजर करेंगे। tan थीटा लेते हैं, यहाँ जगह कम है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, tan θ2 है यहाँ पे, तो
tan थीटा 2 के लिए ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा बेटे, h अपॉन x आ जाएगा। क्योंकि हमें h में इंटरेस्ट है, या कहें कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, s x निकालनी, फिर x की वैल्यू उसमें रखेंगे, तो x वहां से निकालते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, tan थीटा 2 को h के नीचे ले लेते हैं, इन प्लेसेस इसको यहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ पे अब फिर इसको cot थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, याद रखिएगा। तो ये x आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे, h cot थीटा 2, h cot थीटा 2। दोनों को नोट कर लीजिए अच्छे से, 5 सेकंड का मैं वक्त दे रहा हूँ, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके प्रॉपर नोट कर लीजिए। और अगर आप इससे नोट्स नहीं बनाना चाहते तो वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2-3 दिन में पीडीएफ देंगे, तो 3 दिन का एक साथ में देता हूँ ताकि आपके पास अच्छा मटेरियल हो, आप कम से कम 1-1.5 घंटे में लिखिए। तो बेटे अब जो x की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है बेटे, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मिटा चुका हूं मैं, यही है, h इज इक्वल टू cot थीटा 1 a प्लस एक्स। अब x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, h cot थीटा, थीटा 2 है और एक और थीटा 1 है, ठीक है। इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये नीचे आप लाइन मत लगाइए, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि इसको मैं उधर ट्रांसफर करना है। तो बेटे इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये थीटा 1 है और थीटा 2। अब ध्यान से देखिए, इसमें कोई समस्या हो तो बताइएगा। h दोनों में क्या है, कॉमन है, है ना। तो ये a इज इक्वल टू h cot थीटा 1 cot थीटा 2 आ गया, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम h निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, जरा इसको आप इधर देखें, फिर नोट कर लेंगे, फिर हम और डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो h को मैंने इसी साइड रखा, ये ब्रैकेट को a के नीचे ले आएंगे क्योंकि h के साथ ये मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अब इसको कैसे समझते हैं, देखिए अब आपको इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी और ये इनएक्सेसिबल था, दैट मीन्स हम ये डिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे थे। तो हमने क्या कहा कि बिल्डिंग की हमने पीक को, ये यहाँ से इसको इसके टॉप को देखा, जिसे आपने एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, और एंगल ऑफ एलिवेशन नोट कर लिया। फिर हम आप क्या किए, एक कुछ स्टेप्स लिए, कुछ दूरी चले, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो जो दूरी चल रहे हैं वो तो निकाल सकते हैं ना बेटे, जैसे 3 से 4 कदम चल रहे हैं तो वो 4-5 कदम हमें मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ नहीं मेजर कर सकते हैं ड्यू टू सम रीजन, कुछ रीजन होगा इस वजह से, लेकिन जो 2-4 कदम चल रहे हैं उसकी तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये ए डिस्टेंस चल के हमने क्या किया, फिर हम इस पॉइंट ए को ऑब्जर्व करते हैं। नाउ वी नोट द सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमारे पास ए वैल्यू है, थीटा 1 है, थीटा 2। अब देखिए ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, cot थीटा 1 आपके पास चूंकि कैलकुलेटेड है तो एंगल आपके पास 30-40 जो भी आए यहाँ पे रख दीजिए, फिर दूसरा एंगल यहाँ पर रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास बेटे इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए बच्चे, अब हमें जानना है पैरेलैक्स मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, न केवल यहाँ पे बोर्ड्स 11-12 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये IIT JEE नीट एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। आगे आप साइंस फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो किसी कॉलेज या किसी इन सब के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, तो टेस्ट में भी क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आई होप आपको बातें मेरी समझ में आ रही थी। बेटे नहीं समझ में आ रही, अब मुझे क्या लगता है कि कोई चीजें, जैसे अब ये मुझे लगा क्लास 10th में आपने पढ़ा, लेकिन आपने बाय मिस्टेक नहीं पढ़ा है, चैप्टर छूट गया, कुछ हो गया,
तो कहीं ऐसा लगे प्रीवियस क्लास का कि नहीं समझ में आ रहा है तो बेझिझक बोलिए सर कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। तो मैं अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कभी कभी लगता है कि हाँ ये बच्चों का पढ़ा होगा, इसको हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेकिन ऐसा नहीं है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा कि सर ये बात हमको नहीं समझ में आ रही है, प्लीज आप उसे एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप प्रॉपर लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, फेयर बना लीजिए। होमवर्क भी दिया जाना शुरू कर दिया गया, तो होमवर्क के लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए, होमवर्क से के लिए अलग से कॉपी बना लीजिए। और होमवर्क के क्वेश्चन अगर नोट कर सके तो बेटर है, नहीं कर सके तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे 3 तारीख को मैंने होमवर्क दिया है तो आप ऊपर डेट डाल दीजिए 3 तारीख को। टोटल क्वेश्चन कितने दिए हैं? 4। तो चारों क्वेश्चन बारी बारी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन, क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन, क्वेश्चन 3 का, इस तरीके से करिए ताकि आपके पास अच्छा मटेरियल भी तैयार हो जाए। फेयर अलग से रखिएगा, होमवर्क का मटेरियल अलग रखिएगा। ओके बेटे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।